भारत ने चीन को चेतावनी भरे लहजे में दो टूक जवाब दे दिया है कि सीमा में किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश के बेहद गंभीर नतीजे हो सकते हैं। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि सेना के जरिए सीमा में बदलाव की कोशिश से न सिर्फ सीमा पर शांति भंग होगी बल्कि इससे द्विपक्षीय रिश्तों को भी नुकसान होगा। भारतीय राजदूत ने चीन की सरकार को संदेश देते हुए कहा कि अब ये चीन को तय करना है कि वो भारत के साथ रिश्तों को किस दिशा में ले जाना चाहता है। भारतीय राजदूत ने साथ ही गलवान घाटी पर चीन के दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया। और चलिए सीधे हम रुख कर लेते हैं लद्दाख, जहां से हमारे सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय राजदूत की दो टूक चेतावनी के बाद अब वहां क्या स्थिति अरुण दिखाई दे रही है? देखिए गायत्री, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, लेह और लद्दाख की तस्वीरें। यहाँ हो क्या रहा है वो जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन ये जो पहाड़ियां आप देख रही हैं ना, इन्हीं पहाड़ियों के पीछे इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पर अटेंशन है, यानी चीन और भारत के बीच जो सीमा पर तनाव है, जिसकी चर्चा हो रही है, जिसमें अमेरिका तक कूद गया है, वो सारा घटनाक्रम इन्हीं पहाड़ियों के पीछे हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जो चीन में भारत के राजदूत हैं, दो टूक उन्होंने कहा है, सरकार ने भी दो टूक कह दिया है कि चीन पिछले कुछ दिनों से, अगर आप देखिए तो अप्रैल से ही धीरे धीरे उसने सीमा पर बिल्डअप करना शुरू कर दिया था। और जो हमें सैटेलाइट तस्वीरें मिली हैं और जो सेना की खुफिया शाखा है उसने पहले ही यह सूचना दे दी थी कि चीन की तरफ से न सिर्फ वहां तोपें तैनात की जा रही हैं, न सिर्फ वहां पर टैंक तैनात किए जा रहे हैं, बल्कि भारी संख्या में मोबिलाइजेशन सेना का भी हो रहा है। और तभी से भारत की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई के लिए मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया था। और हम जब से यहां पर आए हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीय सेना के विमान गश्त कर रहे हैं। भारतीय सेना के जो लड़ाकू विमान है, खासतौर से Su-30, जो कि हम बहुत ही मारक क्षमता का हमारा विमान है, वो लगातार सॉर्टीज ले रहा है, यहां पर निगरानी कर रहा है सीमा की। इसके अलावा जो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं, जो सैनिक साजो सामान है, जो हमारा विमान गजराज है, उससे लगातार यहां पर जो ट्रूप्स हैं उनके अलावा साजो सामान भी आ रहा है। सीमा के लिए स्पष्ट संदेश है, साफ संदेश है चीन को कि इस बार दादागिरी कतई नहीं चलने वाली है। आप नो मैंस लैंड में भी अगर आने चाहते हैं या कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। जब तक आप पीछे नहीं हटेंगे, भारत की सेना भी पीछे नहीं हटेगी। जहां तक गलवान वैली की बात है, हम तो लेह लद्दाख में यहां, लेकिन मैं आपको बताऊं इन पहाड़ियों के पीछे जो कुछ हरकत हो रही है उस पर हमारी नजर है। और जो सूत्रों की जानकारी हमारी है, हमने अपनी प्रेजेंस इस कदर बढ़ा ली है कि चीन अब घबराया है। चीन को ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान की जो सेना है वो कतई पीछे नहीं जाने वाली है। और इसलिए शायद बातचीत की मेज पर कुछ मामला सुलझे। लेकिन इतना तय है, भारत की तरफ से इतना तय जरूर कर दिया गया है कि किसी भी 1 इंच जमीन भी हम नहीं देने वाले हैं। क्योंकि पहले चीन के जो पॉलिसी थी इंचिंग टुवर्ड्स इंडिया, वो 1 इंच 1 मीटर करके धीरे धीरे अपनी चौकियां बढ़ाते थे आगे। लेकिन इस बार उनका दुस्साहस इतना हुआ कि कुछ अंदर आने की, या कुछ जो नो मैंस लैंड होता है जहां हम भी पेट्रोल करते हैं वो भी पेट्रोल करते हैं, वहां पर कुछ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश हुई, जिसके बाद भारतीय सेना ने उनको पीछे धकेलने की कोशिश की और 20 सैनिकों को शहादत देनी पड़ी हमारे देश के, और वहां भी काफी जान माल का नुकसान हुआ है। तो गायत्री, मैं जो देख पाया हूं, हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बार जो तैयारी हिंदुस्तान की है, पूरी तरह से अपनी सीमा महफूज रखने में सक्षम तैयारी नजर आ रही है। बिल्कुल, और तैयारी के साथ ही दो टूक ये चेतावनी चीन को दे दी गई है कि अगर जरा भी स्थिति में बदलाव की कोशिश की गई तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अरुण, आप रहिए हमारे साथ। इस सबके बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि सियासत भी लगातार जारी है। उधर कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिली मदद के बीजेपी के आरोपों पर किया है पलटवार। चिदम्बरम ने ट्वीट करके सवाल पूछा है कि 15 साल पहले राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले 20 लाख रुपयों को अगर वापस कर दिया जाए तो क्या पीएम मोदी देश को भरोसा दिलाएंगे कि चीन जबरन कब्जे वाली जमीन को छोड़ देगा? चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आधा सच ही बता रहे हैं। पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आधा सच बोलने के विशेषज्ञ हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को 15 साल पहले मिली मदद का 2020 में चीन की भारतीय सीमा में घुसपैठ का मतलब, जिस पर मोदी सरकार की नजर है। आगे लिखा, मान लें कि राजीव गांधी फाउंडेशन 20 लाख रुपए वापस कर देता है तो क्या पीएम मोदी देश को भरोसा दिलाएंगे कि चीन भारत की सीमा से वापस लौट जाएगा? जेपी नड्डा सच बोलें, आधे सच के साथ बीती बातें ना करें। कृपया चीन की घुसपैठ के सवालों का जवाब दें।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला और दावा किया कि चीन ने भारत की जमीन पर 3 जगहों पर कब्जा कर लिया है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी जमीन छीनी है। हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? अरुण हमारे सहयोगी लगातार लद्दाख से हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, इस पूरे मामले को लेकर जो सीमा पर चीन के साथ विवाद चल रहा है उसको लेकर सियासत भी लगातार जोरों पर है। चिदंबरम निशाना साध रहे हैं तो वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि 3 जगहों पर घुसपैठ की कोशिश की है। आप तो वहीं लद्दाख पर हैं। हालांकि यह जरूर कहा गया था कि चीनी सेना थोड़ा पीछे हटी है। सैटेलाइट की तस्वीरें कह रही हैं कि अभी भी वहां पर चीन पूरी तैयारी के साथ है। आप बताइए कि हकीकत क्या है? देखिए गायत्री, चीन की सेना की मुश्किल यह है कि उसको ये बात रास नहीं आ रही, ये बात पसंद नहीं आ रही है कि भारत की सेना आक्रामक हो गई है। भारत की सेना अपने 1 इंच जमीन पर भी पेट्रोलिंग कर रही है, किसी कीमत पर उसको आगे नहीं आने दे रही है। और सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है कि चाइना ने काफी पहले अपने इलाके में यानी LAC के उस पार जो चाइना का इलाका है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया। उन्होंने इतनी अच्छी सड़कें बना ली कि जहां पर उनके टैंक्स आ सकते हैं। उन्होंने एयरपोर्ट बनाए और अब तो और भी उनकी सेना ने जो हमारा बॉर्डर है उसके नजदीक एयरपोर्ट बना रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके। अब अगर वही काम हम कर रहे हैं, हम अगर सड़क बना रहे हैं शियोक जो रिवर है, जो गलवान रिवर है, जो नाला है उसके पास, अब उनको अच्छी बात ये नहीं लग रही। उनको ये लग रहा है कि अगर इनकी सेना मूवमेंट करे यहां तक पहुंच सकती है आसानी से। तो आखिर जब सेना से लड़ती है तो वहां पर फिर जो स्ट्रेंथ होती है वो कुछ मायने नहीं करती। अगर हमारे पास इक्विपमेंट वहां पहुंच सकते हैं, अगर हमारी आर्टिलरी वहां पर पहुंच सकती है, अगर हमारे सैनिक साजो सामान पहुंच सकते हैं, अगर दौलत बेग ओल्डी में जो हमारा एयरपोर्ट बना है वहां पर बड़े विमान उतर सकते हैं, हमारे हथियार उतर सकते हैं, तो फिर स्थिति बराबर की हो जाएगी। और भारतीय सेना के शौर्य पर किसी को शक नहीं है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है और अगर वो वहां पर साजो सामान के साथ पहुंच जाती है तो चीन को जो एडवांटेज है, थोड़ा ऊंचाई पर है, सेना ज्यादा है, मूवमेंट आसानी से हो जाती है और वहां पर उसके इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। अगर वो सारी चीजें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके खुद बना लिया तो चीन से बराबरी पर हम हो जाएंगे स्ट्रेटेजिकल पॉइंट पे। और यही बात चीन को नागवार गुजर रही है। जहां तक हिंदुस्तान के अंदर सियासत की बात है गायत्री, तो वो सियासत हर चीज पर होती है, इस पर भी होती रहेगी। सवाल पूछे जाएंगे, जवाब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, एक बार फिर तस्वीरें मैं अपने सहयोगी जयपाल राउत से कहूंगा कि जरा तस्वीरें दिखाइए। ये जो पहाड़ियां इतनी शांत दिख रही गायत्री, इतनी इसके पीछे हलचल बहुत तेज है। इसलिए तेज है कि जिन 3 जगहों की बात आप कर रहे हैं, चाहे वो दौलत बेग ओल्डी के बगल में डेप्सोंग की बात करें, या आप गलवान घाटी की बात करें, या पेंगोंग सो लेक की बात करें, 3 जगहों पर हिंदुस्तान की सेना जमी हुई है। और चीन से यह स्पष्ट रूप से आई टू आई कांटेक्ट के साथ उनको जवाब दे दिया गया है कि पहले की तरह अगर आप कोशिश करेंगे 1 भी इंच जमीन पर हमारे कब्जा करने की या वहां पर पेट्रोलिंग करने की, तो वो नहीं होने दिया जाएगा। और जो मैंने तैयारियां देखी, अभी मैं आपको इस वक्त में अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है तस्वीरों में, ठीक इसके पीछे हमारा एयरपोर्ट है। स्ट्रेटेजिक वहां पर हमारे इक्विपमेंट्स जो है, हमारे जो जितने भी युद्ध के लिए जरूरी चीज होती है, एक सीमित युद्ध के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, वो सब कुछ हमने मोबिलाइज कर लिया है। ये मैं आपको जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि चीन अगर कोई हिमाकत करता है, पहले जो 6 जून को बातचीत हुई और 22 जून को जो बातचीत हुई, उसके मुताबिक हम डिसएंगेजमेंट चाहते हैं। भारतीय सेना के सूत्रों ने कहा कि हम चाहते हैं कि वो भी पीछे, हम भी पीछे हटे, इस स्टेटस को यानी यथास्थिति जो अप्रैल में थी वो बरकरार रहे। लेकिन अगर वो पीछे नहीं हटते, और जी अगर नहीं पीछे हटते तो जवाब देने के लिए पूरी तैयारी है। बिल्कुल ठीक कहा अरुण आपने, क्योंकि आप तो ग्राउंड जीरो पर भी हैं। सियासत देश में होती रहेगी लेकिन हमारी सेना पूरी तरीके से सक्षम है। और ये चीन को स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया गया चेतावनी भरे लहजे में कि अगर जरा भी स्थिति में बदलाव की कोशिश की तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अरुण आप लगातार वहां पर बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच बता दें कि शिवसेना ने चीन से तनाव के मसले पर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। शिवसेना ने अपने अखबार सामना के जरिए आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता शब्दों के जरिए चीन को दबाना चाहते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर चीन से चंदा मिलने का आरोप लगाया था और इसके बाद शिवसेना ने दोनों पार्टियों को नसीहत दी कि चीन भारत को परेशान करने की चाल चल रहा है और यह वक्त बीजेपी और कांग्रेस के आपस में लड़ने का नहीं बल्कि चीन से लड़ने का है। शिवसेना ने कहा कि चीन से तनाव कम करने की बात झूठ है और चीन भारत पर युद्ध की तलवार लटकाए रखना चाहता है।
चीन से तनाव के बीच फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने चीन के बने सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। कंगना ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन की धोखेबाजी की वजह से गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत देनी पड़ी। कंगना ने अपने फैंस से अपील की है कि चीन से तनाव के बीच सभी को सेना और सरकार का साथ देना चाहिए और चीन के सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। लद्दाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत की अस्मिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, भारत की हथेली है। हम उसे किसी तरह से इस दुश्मनों के उनके गंदे इरादों में सफल नहीं होने दे सकते। तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का बहिष्कार करें ताकि वो उस संपत्ति से जो यहां से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं, उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं। तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए। उधर हांगकांग की स्वायत्तता कम करने से नाराज अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ वीजा प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने हांगकांग की स्वायत्तता कम करने के लिए जिम्मेदार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी पदाधिकारियों को वीजा देने में सख्ती की बात की है। अमेरिका ने साफ किया है कि आरोपी अधिकारियों के परिवार वालों को भी वीजा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका का मानना है कि चीन ने 1984 के ब्रिटेन के साथ हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए हांगकांग की स्वायत्तता को कम किया है। और हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, अगर हम इस पूरे विवाद को देखें तो कहीं ना कहीं जहां एक डिप्लोमेटिक तरीके से हम स्टैंड ले रहे हैं, सीमा पर भी लगातार सेना हमारी तैयार है, और उधर जिस तरीके से अमेरिका भी हमारा साथ दे रहा है, समर्थन दे रहा है, हांगकांग जिस पर चाइना की नजर है उसको लेकर अब अमेरिका का स्टैंड किस तरीके से देखिए, क्योंकि ये एक डिप्लोमेटिक तरीका, ये एक डिप्लोमेटिक स्टैंड भी कहां तक इस विवाद को कम करने में काम आ पाएगा? देखिए, जब दो देशों में तनाव होता है तो सिर्फ वो सेना के स्तर पे नहीं होता, राजनयिक स्तर पे होता है, राजनेताओं के स्तर पे होता है, अर्थव्यवस्था को लेकर के होता है, डिप्लोमेटिक चैनल्स में होता है। जहां तक चीन की बात है, चीन की बौखलाहट जो है वो सिर्फ सीमा पर ही नहीं है गायत्री, उसकी सबसे बड़ी बौखलाहट ये भी है कि पिछले दिनों भारत सरकार ने एक ये फैसला किया, जब कोरोना के चलते दुनिया के बाजार टूटने लगे, गिरावट आने लगी सेंसेक्स में, तब चीन की कंपनियों ने दुनिया भर की बड़ी कंपनियों में निवेश करना शुरू कर दिया, उनमें हिस्सेदारी खरीदनी शुरू कर दी। और जैसे ही ये भनक लगी, भारत सरकार ने एक नियम बनाया कि जो विदेश की कंपनियां हैं, खासतौर से पड़ोसी देशों की, उनकी अगर कोई भी कंपनी हमारे देश की किसी कंपनी में निवेश करना चाहती है, हिस्सा खरीदना चाहती है, तो सरकार का अप्रूवल जरूरी होगा। इससे भी चीन बौखला गया, क्योंकि चीन ने कोशिश की थी एक प्राइवेट बैंक में, इसके अलावा तमाम बैंकों में। तो चीन को ऐसा लगता है कि चारों तरफ से घेर रहा है भारत। इसके अलावा जहां तक हांगकांग की बात है, अमेरिका ने पहली बार इतने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम अपनी सेनाओं को एशिया में तैनात करेंगे। आप देखिए कि 1962 की जब लड़ाई हुई थी तो माओ से तुंग ने पहले ही चीन के जो सर्वोच्च नेता थे माओ से तुंग, उन्होंने पहले ही रूस और अमेरिका दोनों से 2 साल के अंदर उनसे हामी भरवा ली थी कि अगर हिंदुस्तान के साथ हमारा युद्ध होता है तो आप कुछ नहीं बोलोगे। और ये रिपोर्ट्स भी हैं कि जब युद्ध होने के बाद जब जो रूस था उसने हमको गोला बारूद देने में भी देरी की, अमेरिका ने कोई मदद नहीं की। और बाद में जब पूछा गया रूस से कि आपने हिंदुस्तान को समय रहते खबर क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त है, चीन हमारा भाई है। अब वो समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रूस से हम सबसे ज्यादा एक तरह से देखिए तो जो युद्धक साजो सामान है वो खरीदते हैं, अमेरिका से हमारे रणनीतिक हित हैं। पाकिस्तान में अगर अमेरिका को, अफगानिस्तान में अमेरिका को सफल होना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, तो हिंदुस्तान की जरूरत है। और चीन को साउथ चाइना सी में अगर रोकना है अमेरिका को, तो हिंदुस्तान के साथ की जरूरत है। इसलिए डिप्लोमेटिक अगर चैनल्स की बात करें या अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बात करें, अमेरिका को हिंदुस्तान का साथ उसकी रणनीति के हिसाब से, जो उसकी ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से भी एकदम मुफीद है। और हिंदुस्तान को निश्चित रूप से ये जो मौका मिला है, आप देखिए कि चीन अब अलग थलग पड़ता दिख रहा है। चीन स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के अलावा और कौन उसका समर्थन करेगा, जबकि हिंदुस्तान की अगर बात करिए आप, तो जो सुपर पावर है अमेरिका वो साथ खड़ी है। इसके साथ साथ तमाम जो ऑस्ट्रेलिया से लेकर तमाम ऐसे देश हैं जो हिंदुस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं। बिल्कुल, एशिया में अकेला अलग थलग पड़ता हुआ चीन नजर आ रहा है, यानी हम सेना के स्तर पर भी पूरी तरीके से तैयार
तैयार है और डिप्लोमेटिक तरीके से भी चीन पर दबाव बनाने की कोशिश है। इसमें अमेरिका साथ दे रहा है क्योंकि अमेरिका ने भारत चाइना के बीच जो विवाद चल रहा है उसको लेकर चीन की आलोचना भी की थी। अरुण, आप लगातार वहां पर बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और आइए बढ़ते आगे। उत्तराखंड के रामनगर में कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान कुछ लोग नदी के दूसरे किनारे पर भी खड़े थे। भारी बारिश के बाद वहां कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। कोसी नदी के दोनों तरफ कुछ गांव बसे हैं, लेकिन गांव को जोड़ने के लिए वहां अब तक कोई पुल नहीं बन सका है, जिससे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी क्रॉस करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बारिश के दौरान लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाती हैं और इस दौरान नदी पार करने में जोखिम भी बढ़ जाता है। जिस वक्त दो लोग वहां से उफनती नदी पार कर रहे थे, उस वक्त नदी काफी तेज बहाव में बह रही थी, लेकिन फिर अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोग वहां इसी तरह से नदी पार करने को मजबूर दिखाई दिए। उत्तराखंड के रामनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नदी पर दरअसल पुल नहीं है और इसकी वजह से एक छोर से दूसरे छोर पर जाना लोगों के लिए मुसीबत भरा साबित हो रहा है और ऐसे में कई बार जान जोखिम में भी डालनी पड़ रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दो लोग जो उफनती नदी के बीच इस नदी को पार करते हुए दिखाई दिए। हालांकि इसमें उनके साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है, हादसा भी हो सकता है। और देखिए, उस तरफ तमाम लोग मौजूद हैं और वो भी इसी तरीके से जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हुए दिखाई दिए। उधर असम के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ गए। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियों का जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, जिसकी कुछ तस्वीरें डिब्रूगढ़ जिले से भी सामने आई। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि नदी और सड़क में फर्क करना भी मुश्किल हो रहा था। जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां गुजर रही थी वहां नाव चलती दिखाई दी, जबकि सड़कों के किनारे बनी दुकानें भी पानी में भर गईं। हर तरफ पानी भरने से वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई। मजबूरी में कुछ लोग घुटनों तक भरे पानी से गुजरने को मजबूर नजर आए, जबकि हाईवे से गुजर रहा एक ट्रक पानी में फंसा हुआ था। जब ट्रक को निकालने की सारी कोशिशें बेकार हो गई तो क्रेन को बुलाया गया और इसके बाद क्रेन की मदद से पानी के बीच फंसे इस ट्रक को बाहर निकाला जा सका। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नदी किनारे बसे इलाकों में भी हालात बिगड़ गए हैं। इस एक इलाके में तो कई मकान भी पानी में डूबे हुए दिखाई दिए, जबकि वहां रहने वाले लोग किसी तरह बचते बचाते सुरक्षित इलाकों की तरफ जाते दिखे। ये तो पकड़ सकेगा। और अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं असम में लगातार किस तरीके से बारिश के बाद हालात बने हुए हैं। बारिश की वजह से वहां करीब 10 जिलों में 50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। गुवाहाटी से होकर गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर गया है। इतना ही नहीं, नदी के आसपास के इलाके भी पानी में डूबे दिखाई दिए। बारिश की वजह से वहां कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कें पानी में लबालब दिखाई दी। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि नदी और सड़क में फर्क करना भी मुश्किल हो रहा था और जिधर भी नजर गई उधर पानी ही पानी दिखाई दिया। तो ये तस्वीरों को देखकर आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां गुजर रही थी, अब उन सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गुवाहाटी में 22 जून से ब्रह्मपुत्र नदी में चलने वाली नाव को भी बंद कर दिया गया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुवाहाटी की, किस तरीके से भारी बारिश यहां पर भी मुसीबत बनकर कोहराम मचा रही है। कई इलाके हैं जहां नदी का पानी भर गया। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान को क्रॉस कर गया है। अब 10 जिलों में बाढ़ के हालात हैं असम के, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जहां जहां नजर जा रही है वहां वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और अभी तस्वीर देखिए पटना की। पटना में भी भारी बारिश हुई है और वहां पर जो कई इलाके हैं वो पानी में किस तरीके से एक नदी में तब्दील होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर बारिश का पानी भरने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। कई इलाकों में तो बारिश का असर ऐसा हुआ कि पानी भरने के बाद सड़कें वहां
तालाब बन गई और इस दौरान सड़क से जो पैदल गुजर रहे थे लोग ज्यादा मुश्किल में नजर आए। पानी घुटनों के करीब तक भर गया था और इससे जो पैदल चलने वाले लोग थे उनकी परेशानियों में ज्यादा इजाफा हुआ। ये देखिए, ये स्कूटर किस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इस पानी के बीच आगे नाला हो और कोई हादसा हो जाए। उधर चीन के जियांगशी प्रांत में बाढ़ में फंसे 37,000 लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जून की शुरुआत से ही चीन के अलग अलग इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है, जो अब बाढ़ का खतरनाक रूप ले चुकी है। कई फीट पानी के बीच बचावकर्मी एक बिल्डिंग से लोगों को नाव पर बिठाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते हुए दिखाई दी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से